सबसे बड़ा जो रिसेंट पास्ट में मेरे सामने चैलेंज आया या हमारे समा की टीम के सामने जो चैलेंज आया, जिसमें टीम के हर एक मेंबर ने हिस्सा लिया। किसी का हिस्सा मैं ये नहीं कहूँगा कि कम था, क्योंकि मुश्किल मरहला था जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक जंग वाला माहौल बनना शुरू हुआ। अभी जंग वाली कैफियत वो वाली नहीं थी कि यहाँ पे अटैक हो गया और हमने क्या रिस्पॉन्ड किया, उसकी तरफ बाद में आता हूँ। लेकिन उसी अरसे में जब ये दबाव बढ़ रहा था तो पूरी समा की टीम 24 घंटे एक्टिव हो गई। बल्कि चंद दिन ऐसे थे कि बहुत सारे हमारे न्यूज़ के जो लोग थे कंटिन्यूसली कोई 36 आवर्स डायरेक्टर न्यूज़ समेत यहाँ हमारे लोग ऑफिस के अंदर मौजूद थे और हर एक ख़बर जो है उसके मुकम्मल तौर पर तहकीक कर रहे थे और बर वक्त रिपोर्ट कर रहे थे। वो हमारे अपनी बेसिस पे भी अटैक हुआ तो हमने उसको भी रिपोर्ट किया, उसको रोका नहीं। हमारे बॉर्डर की सिचुएशन थी तो हमने उसको रोका नहीं, बॉर्डर तक रसाई हासिल की। अगर हमें बंकर्स के अंदर जाना पड़ा, बंकर्स के अंदर गए। कहीं कोई टैंक लगे हुए थे तो वो टैंक की तरफ गए। और इसमें हर एक मेंबर का उतना ही रोल है, हर कैमरामैन का, हर रिपोर्टर का और तमाम एंकर्स का और तमाम उस स्टाफ का भी, टेक्निकल टीम का भी, जिसने ये हमें फैसिलिटेट किया कि ये चीज़ें हम पाकिस्तानी कौम के सामने ला पाएँ। ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन इसलिए थी कि हम एक ऐसी सियासी फ़िज़ा के अंदर ज़िंदा थे जिसमें लगता ये था कि पाकिस्तान की कौम दो हिस्सों में बटी हुई है। लेकिन इसी माहौल के अंदर जब हमने ये कवरेज करनी शुरू की, बॉर्डर पे गए, मुख्तलिफ बंकर्स पे गए, उन पोजीशंस पे गए जहाँ पर 10-10, 20-20 मीटर के फासले के ऊपर एक तरफ पाकिस्तानी फ़ौज थी और दूसरी तरफ दुश्मन खड़ा था, तो कौम में यकजहती आई, कौमी बयानिया बना। तो ये नेशनल नैरेटिव बनाने में समा ने कलीदी किरदार अदा किया और मैं इसका पूरी समा टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप सब की कंट्रीब्यूशन से ये हमारा कौमी बयानिया जो बना, इसके अंदर समा ने सबसे बड़ा किरदार अदा किया है और आप सब इस मामले में सताइश के मुस्तहिक हैं। दूसरी तरफ आ जाएँ तो नेशनल यूनिटी, जिसकी तरफ मैंने पहले इशारा किया कि लगता ये था कि एक जंग के माहौल के अंदर पीटीआई की जंग अलग खड़ी होगी, बाकी हुकूमत के लोग अलग खड़े होंगे तो आपस में तनकीद ना चल रही हो। लेकिन यहीं पे समा ने मेक श्योर किया कि वो मुख्तलिफ़ मकतबा फ़िक्र, मुख्तलिफ़ सियासी स्कूल ऑफ थाट के लोगों को एक मेज़ के ऊपर लाया और वो नेशनल यूनिटी की फ़िज़ा जो हमें नज़र आई 6-7 मई से लेकर 10-11 मई और उसके बाद भी अल्लाह का शुक्र है कि वो जो खलीज बहुत ज़्यादा थी उसमें कमी आई, उसमें समा ने एक रोल अदा किया और वो मुस्बत रोल था। जर्नलिस्टिक स्टैंडर्ड को भी मद्देनज़र रखा, उसके मुताबिक चीज़ें रिपोर्ट भी की, लेकिन तमाम स्कूल ऑफ थॉट्स को इकट्ठा भी किया और एक बयानिया दिया। और एक बयानिया ये था कि पाकिस्तान की खातिर हम सब इकट्ठे हैं, अगर पाकिस्तान को कोई भी चैलेंज आएगा तो कोई किसी पार्टी एक से वाबस्ता नहीं है, सबकी वाबस्तगी सबसे पहले पाकिस्तान है। तो इस एक ऑब्जेक्टिव को लेकर पूरी समा की टीम ने काम किया और सबको मैं इस मामले में वेरी वेल डन कहूँगा। तीसरे नंबर पर आ जाएँ तो इंडिया का जो प्रोपेगेंडा था वो अजीबोगरीब नौइयत का था। इंडियन मीडिया और इंडियन जर्नलिस्ट की रसाई पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया के अखबारात में पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की निस्बत ज़्यादा है। उनके पास जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो वाशिंगटन पोस्ट से, मैं खातून किसी का या मर्द का नाम नहीं यहाँ लेता, वाशिंगटन पोस्ट में उनके आर्टिकल छपते हैं। आप बड़े बड़े दुनिया के इदारों में जाएं तो उनके न्यूज़ रूम के अंदर डेस्क पे बैठे हुए आपको लोग नज़र आते हैं। लेकिन इस मौके के ऊपर वो रिपोर्ट क्या कर रहे थे? रिपोर्ट ये कर रहे थे कि एक दिन वो कर रहे थे कि कराची की पोर्ट तबाह हो गई, लाहौर के ऊपर कब्ज़ा हो गया, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं उसको ओहदे से हटा दिया गया और पाकिस्तानी जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो किसी ज़ेर ज़मीन बंकर में चले गए। ये आधी रात का वक्त होगा तो न्यूज़ रूम के अंदर हम पूरी न्यूज़ टीम हमारी यहाँ थी, जितने डायरेक्टर न्यूज़ हैं, कंट्रोलर न्यूज़ हैं या शिफ्ट इंचार्ज हैं, मैं ख़ुद यहाँ मौजूद था, हाफिज़ तारिक हमारे डायरेक्टर न्यूज़ हैं वो साथ थे, ब्यूरोज़ हमारे काम कर रहे थे। तो हमने उस वक्त रात को ये तय किया कि इस वक्त शायद सबसे बेहतरीन मौका इस प्रोपेगेंडे का, इस झूठ का जवाब देने के लिए ये है कि हम सारे जितनी जगहों से लाइव जा सकते हैं तो लाइव जाएं। कराची पोर्ट की तबाही का जिक्र हुआ था तो सबसे पहले जो कराची के हमारे ब्यूरो चीफ़ हैं असलम खान, उनको कहा गया कि आप जाइए, जहाँ पोर्ट के करीब तरीन आप जा सकते हैं वहाँ जाके दिखाइए ताकि झूठ का जवाब हम सच से दे सकें। लाहौर के ऊपर कब्ज़ा करवा रहे थे तो लाहौर शहर के अंदर मैं ख़ुद, मेरे साथ मेरे वो प्रोड्यूसर इजाज़ बशीर वो भी मेरे साथ थे, हम लिबर्टी मार्केट में जाके वहाँ चले गए। पंजाब के एक मिनिस्टर थे, उनको हमने दरख्वास्त की, वो आधी रात को हमारे पास आए और हमने शहर पूरे का घूम के चक्कर भी लगाया और वहाँ से जाके हमने आधा पौना घंटा की लाइव ट्रांसमिशन भी की, बाकी जगहों से भी जहाँ जहाँ हम लाइव जा सकते थे। तो हमने उस इंडियन झूठ का, उस प्रोपेगेंडे का, जो अपने वो एक उनका जो बॉलीवुड का स्टाइल है ना फिल्मों वाला, उस अंदाज़ में वो कुछ करने की, दिखाने की दुनिया को कोशिश कर रहे थे। तो हमने अगेन
अपनी सच्चाई से और अपने प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को मद्देनज़र रखते हुए उस झूठ का जवाब दिया। फिर यहाँ पर हमने काम नहीं रोका। हमने इसी अरसे में जब नेशनल यूनिटी और यकजहती का मुजाहरा करना था तो हमारे क्रिएटिव डिपार्टमेंट ने और जो हमारी टेक्निकल टीम है इसमें बहुत काविश है इनकी। हमने एआई का और वर्चुअल टेक्नोलॉजी जो आजकल मॉडर्न टूल्स हैं, इसमें हमारे जो डायरेक्टर टेक्निकल हैं नदीम एहसान, उसकी भी कंट्रीब्यूशन थी। हमारा जो क्रिएटिव डिपार्टमेंट है हारिस, उसने इसमें बहुत रोल अदा किया और हमने एआई की मदद से वो वीडियोस तैयार की अल्लामा इकबाल की और कायदे आज़म की, जिससे वो कौमी यकजहती का, वो जज्बे का, वो स्पिरिट का जो नेशनल यूनिटी के लिए होनी चाहिए, वो पैगाम हमने दिया। हमने वो जो मशहूर हमारे तराने थे जो बचपन से सुनते आए हैं और आज भी सुने तो वो लहू गरमाते हैं, उनको रिक्रिएट किया आज के बच्चों को दिखाने के लिए, आज अपने नौजवानों को दिखाने के लिए कि 65 और 70 में यही तराने थे जो हमारा लहू गरमाते थे। तो आज अगर हम दिखाएंगे तो वो कैसे होंगे। वो तमाम तरानों को हमने दोबारा से अपनी स्क्रीन के ऊपर लाए और मुसलसल किया। हमने ये नहीं सोचा कि हमारे रेवेन्यूज़ ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। जज्बा एक था कि पाकिस्तानी कौम को इकट्ठा करना है, उस स्पिरिट को जिसकी ज़रूरत है उसको बहाल करना है, और उसकी खातिर हमने वो तमाम कुछ किया। इसमें हमारे जो चेयरमैन है उसको मैं शाबाश दूंगा कि सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टर होता है उसको अपनी जेब प्यारी होती है कि मेरे पास रेवेन्यू कितना आ रहा है। किसी एक मौके के ऊपर भी, एक लम्हे के ऊपर भी ये इशू हमारे आड़े नहीं आया, बल्कि बहुत सारे तराने ऐसे थे जब हमने 8-10 तराने बना लिए और चलाने शुरू किए तो ख़ुद चेयरमैन की तरफ से मैसेज आने शुरू हुए कि ये वाला तराना, ये वाला तराना, ये तुम लोग अभी कर नहीं रहे, इस पर भी काम करो। हम एड्स ड्रॉप करके ये तराने चलाते रहे, ये एआई वीडियोस चलाते रहे। तो मैं इस मामले में उस चेयरमैन को भी, उस इन्वेस्टर्स को भी और मैनेजमेंट को भी शाबाश बोलता हूँ कि जिसने इस मामले में हमारा साथ दिया और हम इस चैनल को यहाँ तक लाने में कामयाब हुए जहाँ आज ये है। नेशनल सॉन्ग्स का एक कंपटीशन हमने शुरू किया। नेशनल सॉन्ग्स का कंपटीशन इसलिए शुरू किया कि एक बहुत अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को फ़तह नसीब की है। बहुत बड़ा मार्का था, मार्का हक, और उसमें अल्लाह पाक ने एक ऐसी कामयाबी दी कि पाकिस्तान के मुकाबले में कन्वेंशनल वारफेयर में कहा जाता था कि इंडिया बहुत तगड़ा है, लेकिन जब पाकिस्तान ने उनके 6 जहाज़ मार गिराए, जिसको अब ट्रंप ने कोई 20-25 दफ़ा दोहरा के उसके ऊपर मोहर लगा दी है कि पाकिस्तान सच बोल रहा है और इंडिया झूठ बोल रहा था, तो उसको सेलिब्रेट भी करना चाहिए। पहली सेलिब्रेशन हमने ये की कि पाकिस्तान जिंदाबाद। हमने एक 2 घंटे का प्रोग्राम किया, खूब उसमें कौमी तराने गाए, नगमे गाए, खुशियाँ मनाई उसकी, और उसको फिर पूरी मीडिया इंडस्ट्री ने फॉलो किया। समा पहले था, सब ने उसको फॉलो किया। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा ये हुआ कि समा की आवाज़, हमने कहा नौजवान बच्चों को लाते हैं और इसी स्पिरिट को, ये जो हमारी यंगर जनरेशन है उसके ज़रिए इसको आगे लेकर चलते हैं ताकि ये सिलसिला यहाँ रुके नहीं। ये हमारा हर इतवार की रात को अभी भी समा की आवाज़ कंपटीशन चल रहा है। 14 अगस्त को इंशाल्लाह यौम आज़ादी को इसका फ़ाइनल होगा, और ये एक नया संगे मील था, इसको भी फॉलो किया दूसरे चैनल्स। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन समा का इनिशिएटिव था, समा ने ये एक नई मिसाल बनाई और बाकियों ने इसको फॉलो किया। जिस वीडियो वॉल के मैं सामने खड़ा हूँ, ये शायद पाकिस्तान में थोड़े चैनल को ये लग्जरी हासिल है कि इतनी बड़ी वीडियो वॉल जिसके ऊपर हम बहुत कुछ कर सकते हैं, इसको ढेर सारे हिस्सों में तकसीम करके ढेर सारी ये फील्ड्स यहाँ से दे सकते हैं। ये हमारी टेक्निकल टीम में ये कैपेबिलिटी है और उन्होंने इसको फर्दर रिफ़ाइन किया। बहुत सारा कुछ इसके ऊपर हम प्ले भी कर